नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और सबसे प्राथमिकता इसमें देंगे हम लोग एग्जाम्पल को। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे लेवल तक का है, और इस एग्जाम्पल से भी आपके बोर्ड पेपर में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। यानी कि जैसे आपके एग्जाम्पल में दे दिया हुआ है कि √2 को सिद्ध कीजिए कि √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो इरेशनल नंबर √2 दे सकता है, √3 दे सकता है, √5 दे सकता है, √4 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो 4 होता है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका? 2 का। जैसे √9 नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका? 3 का। इसी प्रकार √16 नहीं दे सकता है, ये 4 का होता है। √25 नहीं दे सकता है क्योंकि ये 5 का होता है। तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं देता है, 6 तक 7 तक दे सकता है, और 5 का 3 का 2 का इतना ही बस देता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अरविंद सर है, और आप लोग द प्लेटफॉर्म एजुकेशन चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं। और चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हमने सिखाया है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय होती हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है ना। और परिमेय और परिमेय को छांटने का बहुत ही जानदार और शानदार और जबरदस्त तरीका मैं बताया हूँ। शायद ही वैसा किसी चैनल पे लोग पढ़ाए होंगे। मतलब खुद टीचर कंफ्यूज आए रहते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूजन में डाल देते हैं। जाकर एक बार वहाँ पे वॉच कीजिएगा वीडियो को, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा परफेक्ट रूप से। ठीक है ना, कि किन संख्याओं को परिमेय और किन संख्याओं को अपरिमेय हम लोग कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जानदार तरीके से सिखाया गया। शायद ही वैसा आप लोग पढ़े होंगे। जाकर एक बार वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे और पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, कि √2 जैसे हो गया, √3 हो गया, ये इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। इसको मैं लॉजिकली आप लोगों को तरीके मतलब ढंग से सिखाएंगे। यहाँ पे कैसे पेपरों में लिखा जाता है इस क्वेश्चनों को। ठीक है ना, लिखने का तौर तरीका कैसा होता है। देखो, जितना ही अच्छे तरीके से आप लिखोगे उतना ही आप अच्छा नंबर पाओगे। ठीक है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। साफ तो कोई कर देगा, ठीक है, तो सॉल्व करने से ही सिर्फ नहीं हो जाता है, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। और जो लिखने का तरीका अच्छा रखता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए, जैसे हम लोगों का एग्जाम्पल है, यही पहला एग्जाम्पल है ना। उदाहरण नंबर 5 आपका इस एक्सरसाइज का उदाहरण 5 है, क्योंकि इसके पहले का जितने भी 4 एग्जाम्पल हैं एक्सरसाइज 1.1 का, उसको मैं बता रखा हूँ, जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करना है कि √3 जो होता है यह एक इरेशनल नंबर है। अपरिमेय का मतलब होता है इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो हमको इसको प्रूफ कर देना है √3 को। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? देखिए, वैसे तो हम जानते ही हैं कि √3 है अपरिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है √3। ठीक है, क्योंकि ये √3 मतलब जो है √ से बाहर ही नहीं आएगा। और जो संख्याएं √ से बाहर नहीं आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। तो यह एक प्रकार से अपरिमेय है, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना, बहुत ही पहले से जानते हैं, क्लास 9 से ही जानते आ रहे हैं। बट इसको अब हम लोग 10th क्लास में प्रूफ करने का ढंग सीखेंगे, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम लोग लिखने का ढंग भी यहाँ पे सीखेंगे, कैसे इस क्वेश्चनों को लिखा जाएगा ताकि आपको एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका स्टेप जो होता है, आप लोग पहले तो हल लिख लीजिएगा, ये तो सब लोग जानते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड वेट कीजिए। देखिए, जो आप लोगों का ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। जैसे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले इसको इसके उल्टा, इसके अपोजिट मानेंगे, है ना, कि √3 माना √3 एक क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। हम लोग मान लेंगे लेट कि √3 जैसे इसे लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखो, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, हमने क्या लिखा है? परिमेय, है ना, मतलब इसके अपोजिट। परिमेय अपरिमेय के अपोजिट है, अपरिमेय परिमेय के, परिमेय अपरिमेय के। ठीक है ना, अपोजिट है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है, हमने लिख दिया है कि माना √3 एक परिमेय संख्या। ये पहला आप लोगों का लाइन है, सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है,
इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब जानते हो कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय का आप लोग परिभाषा भी जानते होंगे। परिमेय की परिभाषा क्या होती है कि परिमेय वे संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखी जा सके, है ना। और जो p और q होता है वह एक पूर्णांक होता है, और जो नीचे q है आधार में इसके यानी कि डिवाइड में, वो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देने वाला हूँ। हम लिखेंगे चूंकि, है ना, क्योंकि हम जानते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, आप लोग नहीं जानते हो, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानत हैं, देखना ध्यान से, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन जहां q जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है लल्ला 0 है, ठीक है। ध्यान से तुम लोग भी सुनना लल्लियों, ये क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः लिखेंगे, अतः चाहे इसलिए अतः करके ही लिख देंगे, बेटर रहेगा। अतः √3 इज इक्वल टू p/q। क्यों, समझ में आया कि नहीं बताओ। √3 देखो हमने क्या लिखा है, √3 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या रहता है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये बेस में जो आधार में q है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसी चीज को हमने लिख दिया है, इससे आगे कुछ तो है नहीं। तो हम इस चीज को अब जरा देखना, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, जैसे चूंकि जो p और q है ना, यह एक पूर्णांक है, यह एक, अच्छा यह एक लिख दिए, ऐसे लिखो, क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है ना। और क्या, और pq एक सहभाज्य संख्या भी है, pq एक सहअभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना, भी है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF किसका, PQ का, किसका, PQ का, क्या होगा, एक होगा। बताओ लल्ला, इतना समझ में आया कि नहीं, इतना ही बस लिख देना। अगर ऐसे लिख दोगे ना, एग्जामिनर आपके ऊपर इतना खुश हो जाएगा कि अगर आप उसके पास रहोगे ना तो आपको एक पप्पी दे देगा वो, है ना, बहुत खुश हो जाएगा। ऐसे अगर आप लिखोगे तो मतलब एकदम परफेक्ट नंबर आपको देगा, जितना नंबर का रहेगा ना, एक नंबर सिंगल आपका नहीं कटेगा, ठीक है। p तथा q एक पूर्णांक संख्या है और pq एक सहभाज्य संख्या भी है। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड किसका, यानी कि HCF किसका, PQ का क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है ना। HCF इसका क्या आना चाहिए, PQ का एक, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक दिखना चाहिए, इन दोनों में जो कॉमन होता है पोर्शन वो एक दिखाना चाहिए। अगर एक नहीं दिखा तो हम जान जाएंगे कि ये परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय है, बस वही दिखाना है यहाँ पे। चलिए आइए हम लोग आगे करते हैं इसके। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, इसको इधर कर दोगे, है ना। अच्छा फिर पहले देख लो, ये √3 को हम भगाने की कोशिश करते हैं कि √3 कैसे हटेगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना तो स्क्वायर हट जाएगा, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायर करने पर, है ना, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो जरा देखना, हम करके दिखा दे रहे हैं। √3 का होल स्क्वायर बराबर
पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे दोनों पक्षों का वर्ग होगा। √3 का स्क्वायर करोगे ना भैया तो ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये पी का स्क्वायर और ये नीचे क्यू का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। चलो जिसको नहीं आ रहा है देख लो, √3 का होल स्क्वायर का मतलब देखो √3, तो अंडर रूट का मतलब होता है ना, ये अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, यानी कि 3 के पावर ये है देख लो ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा 1/2 और गुना 2, ये पावर 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 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ पे ये 3 बच गया ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके पुश करके। अब जरा देखिएगा यहाँ से इसको इधर करता हूँ तो यहाँ पी स्क्वायर बराबर बचेगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर बचेगा, इसको इधर कर लेते हैं तो 3q स्क्वायर आएगा। इसको पक्षांतर करना, इधर गुना हो जाएगा 3q स्क्वायर, देखो 3q स्क्वायर लिखा हूँ, बराबर में इधर बचेगा पी स्क्वायर, देखो बराबर में पी स्क्वायर है, ठीक है। पक्षांतर का खेला है, समझिएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे ना मैं 3 को इधर कर देता हूँ, ठीक है, और पी क्यू स्क्वायर को यहीं पे रहने देता हूँ, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर देखो इसको इधर कर दूंगा तो पी स्क्वायर बटे में 3 हो जाएगा। इतना चीज आप लोग जान गए है ना, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3, ठीक है। अब जरा देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। सुनिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना, एकदम लॉजिकली सुनिए, इससे रटा रटाया नहीं, सुनिए। ये Q और P दोनों का दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब समझे, पूर्णांक का मतलब कि -1 -2 -3 भी आ सकता है और 0 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 पॉजिटिव भी संख्या हो सकती है। देखो पीछे सारा चीज पढ़ाया हूँ, शायद आप लोग नहीं पढ़े होगे हमसे तो ये नहीं समझ पा रहे होगे, हो सके तो जानते होगे तो अच्छी बात है। तो ये P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का जब भी स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे मैं कह दूंगा आपसे कि 2 का स्क्वायर कर भैया तो क्या आएगा आपका 4, मैं कह दूंगा कि अगर 8 का स्क्वायर कर तो 8 का स्क्वायर करोगे कि सर जी 64 होता है, तो ये पूर्णांक तो ही आ रहा है यार, 8 पूर्णांक है तो 8 का पूर्णांक क्या आ रहा है 64 पूर्णांक ही आ रहा है। तो हम जब भी ये हम लिखे हैं ना कि P और Q पूर्णांक है तो ये पूर्णांक का भी स्क्वायर करेंगे तो पूर्णांक ही आना है, ठीक है। और दूसरी चीज जरा सुनिए, अगर ये बराबर में पूर्णांक है तो ये बराबर में ही इधर है, तो बराबर का मतलब कि बराबर, सुनो ध्यान से, बराबर का मतलब कि बराबर, ठीक है। तो जब इधर पूर्णांक है तो इधर भी पूर्णांक होगा, यानी कि ये 3 से कटेगा तो भी पूर्णांक आना चाहिए, है ना, कट के पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, पूर्णांक में ही आएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए ये पूर्णांक तो ये पूर्णांक, कटेगा तो भी पूर्णांक, अच्छा ठीक है। अब जरा देखिएगा पी स्क्वायर यदि 3 से कट जा रहा है, पी स्क्वायर यदि 3 से कट जा रहा है, सुनिए ध्यान से, पी स्क्वायर यदि 3 से कट जा रहा है तो पी भी 3 से कटेगा, देखा ना जरा, 3 के पावर अगर स्क्वायर कर दूं, आज 3 नीचे है तो ये 1 3 से 1 3 उड़ गया है ना, ये इसका मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 2 × 3 3 है ना, तो 1 3 बचेगा कि नहीं, ठीक है, कट गया, देखो पूर्णांक आ गया, तो देखो ठीक है। अब स्क्वायर कर दिया हूं तो ये कटा है, तो क्या मैं स्क्वायर न लिखूं और 3 से 3 इसे भाग दूं तो नहीं भाग कट जाएगा एक बार में, बोलो भाग होगा कि नहीं होगा ना एक बार में। इसी प्रकार ये है, अगर यहाँ पे जो भी होगा पूर्णांक आएगा तो यानी कि इसका मतलब ये दोनों पूर्णांक ही है, तो इसमें जब भाग दोगे ना तो पूर्णांक ही आएगा, और जब पूर्णांक ही आएगा यानी कि ये इससे कट रहा है, ठीक है। और जब कट रहा है तो पी स्क्वायर कट रहा है तो पी तो ऑटोमेटिक कटेगा भाई, पी स्क्वायर कट सकता है तो पी तो कट ही सकता है, देखो पी स्क्वायर कटा है तो क्या पी नहीं कट सकता है, कट गया, ठीक है। इसी प्रकार इसको मैं लिख दूंगा, ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होगे, अच्छी बात है, समझ पा रहे होगे तो। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, ठीक है, जैसे भी हो आप लोग देखते रहिएगा, अभी और भी पेजे हैं तो मैं इसको स्क्रीनशॉट देने का कोशिश करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट आप देखते रहिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 3 था तो हम लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा मतलब डिवाइड होगा। अतः करके लिख लेंगे, अतः देखना P 3 से विभाज्य है तो P बटे में 3, और ये जब कटेगा तो एक पूर्णांक आएगा, देखना 3 को काटे हैं तो एक पूर्णांक आया, इसी प्रकार ये जब कटेगा तो एक पूर्णांक आएगा। अच्छा कटेगा P हमको मालूम नहीं ससुरा की है क्या ये, है ना, कि 6 है कि 12 है कि आपका 18 है कि आपका 21 है, क्या है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि जितना भी बोला हूँ 3 के टेबल का बोला हूँ ये सब कट जाएगा, तो ये हमको P पता ही नहीं क्या है, तो कुछ कट के आएगा, तो कुछ कट के आएगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा पूर्णांक, ठीक है, तो कांस्टेंट हम C लिख देते हैं ना, C से कांस्टेंट होता है
तो कांस्टेंट का स्पेलिंग पहला डिजिट सी लिख दिया, ठीक है, इसे सी लिख दिया। तो देखो अभी एक और आगे आएगा, है ना, वो भी ऐसे ही कटेगा। तो जब उसको कब, जब ये यदि आप पहली बार करोगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा शायद कि हाँ आगे और क्या आने वाला है, लेकिन हम कई बार इसको कर चुके हैं तो हमको मालूम है कि आगे एक और सी आएगा, है ना। तो इसको मैं C1 कर लेता हूँ, ठीक है। और नहीं तो वहां जब आप काट के पहुंचोगे ना तो आएगा वो भी कांस्टेंट काटने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे सी मान लिए तो उधर C1 कर लोगे, और नहीं तो इसको C1 कर दो, उसको C2 कर दो, तो C1 C2 अच्छा लगेगा, कॉम्बिनेशन वाला लगता है, इसीलिए इसको मैं C1 कर दिया, ठीक है। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं हम, ये नहीं जान रहे कि आप लोग जानते हो, ठीक है, हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जरा सुनिए, P बराबर और इस 3 को उधर कर देंगे, तो P बराबर 3 को पक्षांतर किए, भाग से उधर लेकर जाएंगे तो गुना में 3C1 हो जाएगा, ठीक। अब जरा देखिएगा ये आ गया P बराबर 3C1, ठीक है। अब इसी को उठा के हम इसमें ले आकर पुट आउट करेंगे, तो देखो इसको हम कुछ नाम ही नहीं दिए, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ना, इसको नाम दे देते हैं, एक सेकेंड, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे लिख सकता हूँ, तो लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, हम समीकरण 2 का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर। देख भैया 1 में जब रखेंगे ना तो यहाँ पे P स्क्वायर है, तो P के जगह पे क्या हो जाएगा, P के जगह पे 3C1 हो जाएगा, तो मैं रखता हूँ Q स्क्वायर बराबर P के जगह पे 3C1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या था, बटे में 3 था, ठीक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको और हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा देखिएगा आप लोग ध्यान से, हाँ, तो यहाँ पे अब इसको मैं इससे काटूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देता हूँ। Q स्क्वायर बराबर, अब जानते हो ये स्क्वायर आएगा तो 3 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा, और C1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, और Q स्क्वायर बराबर हो गया आपका कितना, 3C1 का स्क्वायर। अब 3 को इधर कर देते हैं, C1 बराबर बचेगा, तो C1 स्क्वायर बराबर बचेगा कितना, 3 बटे में Q स्क्वायर, अरे भाई रे भाई क्या लिख रहा हूँ, दिमाग में कुछ और चल गया, Q स्क्वायर बटे में 3। यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, Q स्क्वायर, देखो ये पूर्णांक है, जानते ही हो पूर्णांक है, अभी हम लोग हल किए तो ये पूर्णांक आया था ना पूर्णांक, तो ये पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा, तो यहाँ पे पूर्णांक का स्क्वायर पूर्णांक है, अब पूर्णांक के बराबर होगा, ये बराबर का सिंबल दिया है यहाँ पे, यानी कि ये इसके बराबर है, तो पक्का है कि ये कटेगा तो पूर्णांक ही देगा, और जब पूर्णांक देगा तो ये Q स्क्वायर 3 से कटेगा ना, तो हम इसी चीज को लिखेंगे कि क्योंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, समझोगे, वैसे ही इसको भी लिखना है, ठीक है। तो मैं इधर से लिख दे रहा हूँ इसको, है ना, कि थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूँ, यही नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा। देखिए अब लिखेंगे क्योंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, जब विभाज्य होगा, इधर देख लेना, जब Q स्क्वायर 3 से विभाज्य तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q बटे में 3, ये विभाज्य होगा तो कुछ कट के आएगा, हम मान लेते हैं C2 कट के आ रहा है, ठीक है, जैसे वहां माने थे, तो इसको देखना जरा, Q बराबर 3 इधर आएगा तो 3C2 हो गया, ठीक है। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा जाए जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना, आग लगाओ सीने में और खूब चपक के पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, ठीक है। इतना बस सोच के पढ़ना कि अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो तो किसी कोने में बैठकर कोई लड़का 3 घंटा भी पढ़ रहा है, ठीक है, हाँ, सोच कर पढ़िए, खूब पढ़िए। देखिए ये आपका आ गया Q बराबर 3C2,
इसको हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब जरा आइए समीकरण 2 और 3 पे, देखिए यहाँ पे P बराबर 3C1, Q बराबर 3C2, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 और 3, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो रहा है, इनका एचसीएफ 3 आ रहा है, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि समीकरण समीकरण और 3 से स्पष्ट स्पष्ट है कि देखना इस तरफ कोई चैनल पे नहीं पढ़ाया गया होगा, किसी भी चैनल पर, सिंगल चैनल पे नहीं पढ़ाया, जो हम यहाँ पे आपको लिख देंगे भाषा, वो आप मिलाते रहिए कहीं से, बुक से, कॉपी से, किताब से, चैनल से, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। ये अपना लॉजिक है, अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसी तरह लिखिएगा पेपर में, एक नंबर आपका कटने वाला नहीं है, और मतलब एकदम बेहतरीन लॉजिक के साथ और सब तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप हमारे चैनल पे हमसे जुड़िएगा, आपका परफेक्ट, आपको बता दे रहा हूँ, जितना नंबर का होता है ना मैथ, उतना नंबर आएगा, एक नंबर सिंगल नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P और बढ़िया से लिख देना, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड या एचसीएफ, अच्छा उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिटा देता हूँ थोड़ा सा बस, उभयनिष्ठ गुणनखंड या एचसीएफ है ना, एचसीएफ 3 है, जो कि एक होना चाहिए, यही तो मैं शुरू में स्टार्टिंग में बताया हूँ कि एचसीएफ 1 होगा P और Q का। यहाँ पे 3 आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, 3 देखो साफ साफ दिख रहा है, 3 दोनों में है, कॉमन है, यानी कि ये एचसीएफ है ना, एचसीएफ 3 हो गया, जबकि 1 होना चाहिए, तो ये एचसीएफ हम लोगों का 3 आया है, जो कि 1 होना चाहिए। अच्छा ये क्यों 1 हो गया है, हमारे ये जो माने हैं है ना, उसी मतलब गलत हम मान लिए हैं, ठीक है ना, जो माने हैं कि माना यह एक अपरिमेय, किसी का कॉल आ रहा है, किसका है, नंबर से, देखो सुनो, ये 1 क्यों हो गया है, ये 1 इसलिए हो गया है, दिमाग पे कॉल पे चला गया, यह 1 इसलिए नहीं सॉरी, यह 3 इसलिए हो गया है क्योंकि हम लोग गलत मान लिए है ना, ये अपरिमेय तो था ही, हम लोग परिमेय माने हैं, तो परिमेय माने तो जरूर उल्टा पुल्टा आएगा, तो उल्टा पुल्टा देखो 3 आ रहा है ना, जबकि 1 होना चाहिए, तो यह हम गलत, हमारी अवधारणा थी है ना, हम गलत मान लिए थे, इस वजह से यह 3 हो गया है ना, जो कि 1 होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे ऐसा विरोधाभासी ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत अवधारणा चाहे कल्पना है ना, गलत अवधारणा चाहे कल्पना, गलत कल्पना लिख रहे हैं, गलत कल्पना के कारण हुआ है ना, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये है आप लोगों का सिद्ध किया हूं, ठीक है ना, प्रूफ।
प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सपोज दैट आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत नहीं आया होगा क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एकदम कंफर्म बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, स्क्रीन लेने का टाइम हो गया। स्क्रीनशॉट आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, देख लो। ये आप लोगों का क्वेश्चन रहा है, ठीक है, और इतना आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हैं। अब आगे जरा देखिएगा, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को चल के दिखा दूँ। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लिए थे, अब अच्छा पूरा ही दिखा देता हूँ ना। देखिए आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, जितना लेना है 2 बार के स्क्रीनशॉट में पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे से ये है एकदम परफेक्ट आप लोगों को बताया गया है। लिखने का तौर तरीका सही बताया गया है। अगर आप ऐसे लिखते हो एग्जामिनर भी खुश, आपका जो मास्टरवा होगा जो पढ़ा रहा होगा 9, 10, 11 बार में जो भी, तो वो भी खुश हो जाएगा देख के। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह लिखिएगा, हम तो यही आप लोगों से अपेक्षा करेंगे कि बार बार प्रैक्टिस करके इसको ऐसे लिखते रहिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग इसी के लगे हाथ बताते हैं, आप लोगों को जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों का जो भी है यहाँ पे देख लीजिए, ये है 6 नंबर का एग्जाम्पल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसा आप लोगों का एग्जाम्पल है 6 नंबर का। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, हल चाहे उपपत्ति, वैसे भी लिख सकते हो उपपत्ति, है ना। अगर ये सही हिसाब से नहीं दिख पा रहा होगा, देख ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, मैं बोल ही दिया हूँ उपपत्ति, है ना। देखिएगा अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, जस्ट वैसे ही पिछले जैसे लिखेंगे। माना माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, सॉरी परिमेय, अपरिमेय तो पूछा है सिद्ध करने के लिए, तो इसको उल्टा परिमेय नंबर, परिमेय संख्या है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, नागमड़ियों के चक्कर में ना रहना, इसके चक्कर में रहोगे तो 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाँ इसी के चक्कर में रहना। माना 5, देखो ये साफ शायद ना दिखाओ, क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि माना परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, चूंकि नहीं, हाँ चूंकि लिख लेंगे, चूंकि, क्योंकि हम जानत हैं, क्योंकि हम जानत हैं मतलब जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को, चाहे संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं, चाहे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो बट्टे वाला क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, होता है। ठीक है, इतना चीज तो पिछला वाला ही लिखा हूं, तो समझ में तो आ ही जाना चाहिए। अब आगे जरा देखिएगा, लिखूंगा अतः करके, अतः, अतः हम जब इतना जानते हैं तो अतः इसके बराबर 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर पी बाई क्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या जब मान लिए तो पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे जरा देखिएगा, इसको हम ऐसे फिर लिखूंगा, दिखाऊंगा कि क्योंकि पी क्यू, पी कामा क्यू, चाहे पी तथा क्यू ऐसे लिख देंगे, पी क्यू एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, और पी तथा क्यू एक सह अभाज्य, अभाज्य संख्या है,
सहभाज्य संख्या है, एक सेकेंड भैया, देखिए पी और पी तथा क्यू एक सहभाज्य संख्या है ना, सहभाज्य संख्या है, इसलिए चाहे सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, इसलिए इसलिए क्या होगा, पी और क्यू का एचसीएफ एक होगा, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या रहेगा यानी कि उसका एचसीएफ क्या होगा, एक। तो हम लिखेंगे इसलिए इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड, अच्छा उभयनिष्ठ गुणनखंड एच सी एफ है ना, क्या होना चाहिए, ओहो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एच सी एफ किसका, पी क्यू का, क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, ठीक है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, चाहे जैसे पिछला लिखा हूँ वैसे इसी तरह से लिखना है आपको, पिछले तरीके से चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से आप देख लीजिएगा, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, थोड़ा सा बस इधर उधर हो सकता है, जो आप लोगों के दिमाग में आ जाए थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, नहीं कि एकदम रटा रटा है वही सही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब रहना चाहिए ऐसे ही, ठीक है। अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका एक हो सकता है, इसका यहाँ पे वैसे काम नहीं है, बस मैं लिख दिया हूँ जानने के लिए। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा 5 और 5 जो है ना, तो इसको मैं उधर कर देता हूँ, ठीक है, 5 को मैं उधर कर देता हूँ, चाहे इसको इधर लेकर चला आता हूँ, √3 को उधर लेकर चला जाता हूँ, तो देखिए ये इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो पी बटे में क्यू हो जाएगा, यानी कि 5 यहीं पे है और इसको इधर लेकर आ जाऊँ और इसको मैं उधर लेकर चला जाऊँ तो प्लस में हो जाएगा √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, नहीं तो दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़िए जाने दीजिए, वर्क क्यों करेंगे, यहीं पे काम हो जाएगा। अब इसको जरा देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना होगा, क्यू होगा, आप लोगों को पता है, तो क्यू का इसमें गुना हो जाएगा 5Q और माइनस पी बराबर √3, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा √3 हम लोग अभी प्रूफ किए हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो ऐसे इसको प्रूफ नहीं करना है ना, पेपर में आ जाएगा तो प्रूफ नहीं करना है इसको, आप लोगों को क्या कर देना है, इसको बस कह देना है कि हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या के बराबर दिख रहा है, जो कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना, इसी को इसी तरह लिखना है, यानी कि हम लोग इसमें समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, है ना, समीकरण नंबर 1, और यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण एक में यह स्पष्ट है कि √3, चाहे ऐसे लिखिएगा, है ना, ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है, तो इस चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या है, तो कैसे ये आप लोगों का अपरिमेय हो सकता है। अच्छा देखिए ये पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक में से घटाएं, जोड़े घटाएं, गुना करें तो पूर्णांक ही आएगा, यानी कि ये परिमेय ही है, ठीक है। तो मैं इस चीज को लिखूंगा कि ये जो है ना, ये है एक परिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि ऐसे इसको लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे लिखेंगे, अतः समीकरण एक में √3 परिमेय संख्या 5Q - P बटे में Q के
बराबर बराबर है, जो जो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, जो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया होगा, ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, है ना। चाहे मैं ही ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्यों, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या यहाँ पे है, ठीक है, हम जानते हैं, पहले ही लिख दिया हूँ। और उसके बाद लिखा हूँ अतः समीकरण 1 में अंडर रूट 3 परिमेय संख्या इसके बराबर, देखो इसके बराबर है अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या ये है, परिमेय संख्या इसके अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना, कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो, है ना। परिमेय अपरिमेय के बराबर कैसे हो सकता है, मैं कह दूं कि लड़का एक लड़की के बराबर है, नहीं हो सकता है ना। लड़का लड़की है, लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बराबर हो जाए। इसी प्रकार ये भी है, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, जो दोनों के बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, हमने गलत अवधारणा, गलत कल्पना कर लिया है ना, कि अंडर रूट ये जो जितना है 5 माइनस अंडर रूट 3 यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या था। तो अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नीचे से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे देखता हूँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे लिख दूंगा, इसको ऊपर कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा सही रहेगा। ऐसा ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है ना। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। चलिए आइए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये ले लीजिए, ठीक है, दोनों। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो सवाल है, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये 7 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें 7 ही एग्जाम्पल था। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों का 3 ही क्वेश्चन है, तो इसको प्रूफ करना है। तो हम लोगों को ये आप लोगों का 7वां एग्जाम्पल जो है इसको प्रूफ करना है, और इस प्रकार से आप लोगों का एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, है ना, बड़ा हो सकता है। देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो अंडर रूट 2 को भी इसमें प्रूफ करना पड़ जाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में देखिएगा, माना 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। माना 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो अब लिखेंगे हम चूंकि हम जानते हैं कि किसी
भी परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। P बाई क्यू के रूप में P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और अच्छा हो जाएगा व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, देखना क्या लिखे, हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, चाहे लिखा जा सकता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे अतः करके, अतः इसी चीज को, अतः 3√2 बराबर P बाई क्यू। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये जो P बाई क्यू है ना, तो इसको हम लोग मानेंगे, अच्छा जानते भी हैं, मानेंगे क्या, ये जानते हैं कि ये क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और पूर्णांक संख्या जो है यह एक सभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है ना, सभाज्य संख्या के रूप में है, इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ 1 है, यानी कि इसका एचसीएफ 1 होने का मतलब इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें जो कॉमन है उभयनिष्ठ है ना, वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा सामने, जरा देख लीजिएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है, P तथा Q, चाहे P कॉमा Q एक पूर्णांक है ना, और PQ एक सभाज्य संख्या है। सभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर होता है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अतः उभयनिष्ठ को भी लिख दूं इसी में, ताकि आप लोगों का सब सिमट जाए। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF किसका, PQ का, क्या आएगा, ठीक है। आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्या लिखे हैं, चूंकि P तथा Q एक पूर्णांक है और PQ एक सअभाज्य संख्या है, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड HCF PQ का जो है वो 1 है। ठीक है, इस प्रकार से अपने टूटी फूटी भाषाओं में लिख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग करेंगे, तो इस 3 को ना इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो √2 बराबर कितना हो जाएगा, P बटे में 3Q कितना। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम ये जानते हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और लिख भी सकते हैं, कह भी सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं जो परिमेय के बराबर, देखो भाग देती है तो परिमेय ही होगा, तो परिमेय के बराबर नहीं हो सकता, इसको भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए कैसे, अब दूसरे तरीका देखो, ये एक तरीका है, उस तरह लिख सकते हो जैसे मैं बताया हूँ, और बाकी अगर उस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जरा देखिएगा ध्यान से, भैया कहाँ गया, ये 3 लिख दें और ये क्यूब दें। ठीक है, ऐसे है ना, ये ऐसे है, तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि इसको हटा के लिखेंगे। देखो समझाने के लिए समझा दिया हूँ, 3 को इधर भेज दोगे, और भेजने के बाद √2 बचेगा। √2 आप जानते हो कि यह एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। समीकरण दिखा देना, कह देना कि ये समीकरण से स्पष्ट है, यह इसके बराबर है, जो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं पिछली क्वेश्चन में लिखा हूँ, पिछला इसके जस्ट, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो दूसरा तरीका बताता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आएगा
3√2 का होल स्क्वायर बराबर p/q। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2, और 2 का 3 में गुना होगा तो 6, 6 बराबर p/q। तो आपका आ जाएगा 6pq। क्या हो जाएगा जरा देखना, हो जाएगा ये 6q बराबर p। तो अब q बराबर आ जाएगा आपका p/6। ठीक है, q बराबर क्या हो गया, q बराबर हो गया p/6। देखो अब जरा सीखिएगा यहाँ से, q बराबर p/6, यानी कि इसको, सॉरी यहाँ पे तो ये स्क्वायर रहेगा ना, भूल गया हूँ, सोचिए कि ये बगैर स्क्वायर का रहा है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब जरा सीखिएगा यहाँ से, देखिए पी स्क्वायर 6 से विभाज्य है ना, क्योंकि ये पूर्णांक है, और पूर्णांक जानते हो पिछली क्वेश्चन में जस्ट इसके सिखाए हैं, पहला जो भी था 5वां नंबर का एग्जाम्पल, उसमें ये कैसे कट रहा है। ठीक है, वैसे ही ये कटेगा। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर उठा देता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखिए, वैसे ही इसको करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि पी स्क्वायर 6 से विभाज्य है, विभाज्य है, इसलिए पी भी 6 से विभाज्य होगा, है ना। देखो क्वेश्चन बढ़ गया, इसका आंसर वैसे कर दिया हूँ तो छोटा, ऐसे कर दे रहा हूँ तो बढ़ जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिखोगे क्या, पी भी 6 से विभाज्य, यानी कि p/6, और ये जानते हो कटेगा तो कुछ आपका कांस्टेंट देगा, तो हम इसको c1 मान ले रहे हैं। तो p बराबर 6c1। ठीक है, इसको अब हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहा हूँ। ठीक है, और 1 कहने के बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को उठा के इस समीकरण में रख देंगे, तो इसको समीकरण 1 कहना पड़ेगा। एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एक समीकरण 1, पहला समीकरण 1 और दूसरा समीकरण 1। अब इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा करते हैं, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा चाहे और ले लेता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, अब सही रहेगा। देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए q स्क्वायर बराबर p के जगह पे क्या रखेंगे, 6c1 का होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है, देखो तो स्क्वायर बटे में 6, तो बटे में 6। अब इसको हम लोग करेंगे आगे, तो q स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और c1 का स्क्वायर बटे में 6। तो ये 6 से ना ये 36 कट जाएगा, कई बार में ये कट जाएगा, 6 बार में, तो आया q स्क्वायर बराबर 6c1 का स्क्वायर। यहाँ से लिखता हूँ q स्क्वायर बराबर 6c1 का स्क्वायर। यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों का आया है p बराबर 6c1। तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो आएगा, आगे इसको करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो c1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे में 6, इतना q स्क्वायर बटे में 6। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभी तो हम लोगों का c1 आया है ना, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि देखिए c1 का स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे में 6, यहाँ पे 6 से q स्क्वायर विभाज्य है ना, तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि q स्क्वायर 6 से विभाज्य है, इसलिए q भी 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो q को हम 6 से काटेंगे तो एक हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू को c2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से
Q बराबर आ जाएगा 6C2। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान ले रहे हैं, थर्ड। ठीक है, अब समीकरण थर्ड से और समीकरण सेकेंड से दोनों से मिलाइए। ये समीकरण सेकेंड है ना, ये समीकरण आप लोगों का सेकेंड है और ये समीकरण थर्ड है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो क्या है, 6। दोनों में 6 एक कॉमन है, यानी कि 6 क्या है आपका, HCF है। ठीक है, तो HCF है जो कि 1 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, इसी चीज को समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF क्या है, 3 है। HCF 3 है, सॉरी 6 है, 6 है, जो कि 1 होना चाहिए। 6 है जो कि 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसा विरोधाभास या विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत मानी हुई गलत अवधारणा चाहे गलत कल्पना के कारण हो रही है। ऐसा हमारी मानी हुई, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना के कारण हो रहा है चाहे है। ठीक है, हो रहा है। इसलिए जो ये क्वेश्चन था क्या था, देख ले रहे हैं, 3 कुछ क्या था 3/2। इसलिए 3/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, प्रूफ यही हम लोग लिखते हैं लास्ट में मेन लाइन। ठीक है ना, इसलिए 3/2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ हो गया। अच्छा, इसको 2 तरीके से हम लोग कर सकते थे, बताया ही। वैसे आप कर लीजिएगा, शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो ऐसे कर लीजिएगा। अब नंबर के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है ना, अगर ये थोड़ा सा बड़ा नंबर में दे दिया, जैसे 4 से 3 नंबर तक दे दिया है, तो आप ऐसे कीजिएगा। अगर 2 नंबर में दिया है तो फिर वैसे निपटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड सर्किल जितने भी होंगे वहाँ पे आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये ले लीजिए, 2 बार में आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब ले लीजिए। चलिए ये आप लोगों का एग्जाम्पल खत्म हुआ, जितना भी एग्जाम्पल था। अब हम लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.2। तो इन सारे क्वेश्चनों को जो भी हैं, 3 क्वेश्चन है, 3 में एक तीसरा क्वेश्चन है जो इसमें 5-6 क्वेश्चन समझ लीजिए है, तो उसको हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल हुआ। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो है, यानी कि जो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, उसको आप लोग ऊपर वाले वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त आप लोगों को समझाया गया है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। ठीक है, आप लोग एकदम छाट ले जाओगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक ले जाएं, धन्यवाद, नमस्कार।